हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुभारंभ करने जा रहे हैं कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी। जो भी छात्र छात्राएं 2025-26 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का गणित। पहला पाठ जो है हमारा वास्तविक संख्याएँ। आप देख सकते हैं जो कक्षा 10 का पहला पाठ है वास्तविक संख्याएँ। तो हम इस पाठ का सवाल करने से पहले हम जान लेते हैं वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, क्योंकि आपको पता है यदि आप किसी भी पाठ का सवाल लगाना चाहते हैं और उसको समझना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके पाठ के बारे में क्या होना चाहिए, हमको अच्छे से जानकारी होना चाहिए उसके परिचय के बारे में। अगर आप उस पाठ के परिचय के बारे में अच्छे से जानकारी आपको होगा तो आपको सवाल समझने में और लगाने में क्या होगा, बहुत ही आसानी होगा। तो पाठ के सवाल को लगाने से पहले हम जान लेते हैं इस पाठ का परिचय क्या है। तो आते हैं इस पाठ के परिचय पर। यहाँ पहले से हम लिख दिए, आप देख सकते हैं वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 गणित का परिचय। तो ये वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें कि पहला यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं। सभी संख्याएं मतलब इसमें भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं, और उसके बाद पूर्ण संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याओं में सम्मिलित होती हैं। ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, ये यदि आप देखना चाहते हैं तो इसी चैनल पर होगा, क्लास 9 का वीडियो होगा, उसमें बताए हैं सभी संख्याएं क्या होती हैं, उसको आप देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। पहला यहाँ पे वास्तविक संख्याएं क्या हैं, इसमें पहला पॉइंट लिखा है वास्तविक संख्या में सभी संख्याएं सम्मिलित होती हैं, अभी बता दिया आपको। दूसरा पॉइंट क्या है, वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। इसका क्या मतलब है, इसको हम समझ लेते हैं। इसका क्या मतलब है कि दर्शाया सकता है, मतलब जैसे आप देख सकते हैं ये एक संख्या रेखा हमारी होगी, ये एक रेखा हुई। इस रेखा पर क्या होता है हमारा जीरो भी होता है, इधर क्या होता है हमारा +1 +2 +3 +4, इसी प्रकार इधर क्या होता है -1 -2 -3 -4, इस प्रकार से होते हैं संख्याएं। तो यही ये जो दूसरा पॉइंट हमारा है, वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। मतलब जो भी वास्तविक संख्या में सभी संख्या आएंगी, तो हम बताए हैं कि ये जो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये क्या होती हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। ये जो होती हैं ये क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं। अगर प्राकृतिक संख्याओं में जीरो ऐड कर दिया जाए तो ये क्या होती है, हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ये होती है हमारी पूर्ण संख्याएं। और अगर इसमें अब यहाँ से पूरा ऐड कर दिया जाए तो ये क्या होता है, हमारा पूर्णांक संख्या होता है। ये क्या होता है, हमारा पूर्णांक संख्या होता है। तो ये सब भी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। तभी तो जब ये सब इस संख्या रेखा पर दर्शाया गया, तभी तो यहाँ पे पॉइंट बोला गया है कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। इसलिए अब इसके बाद यहाँ पे क्या है, और हमारी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याओं को हम 3/2 यानी p/q ग्रुप लिख सकते हैं। परिमेय अपरिमेय संख्या जिसको हम नहीं लिख सकते, जैसे √2 हो गया, √5 हो गया, वो सभी भी संख्याएं क्या होती हैं, इस पर दर्शाई सकती हैं जो इसी संख्या रेखा पर होती हैं। इसलिए पॉइंट 2 कहा गया है, वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। पॉइंट हमारा तीसरा है, वास्तविक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो सकती हैं। अभी आपको बता दिए हैं, इधर क्या है प्लस, इधर क्या है माइनस है, दोनों ही क्या है, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती हैं। तो ये हमारा इसमें था पॉइंट। और इसके बाद हमारा क्या है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जब अगर हम इसका गुणनखंड निकालेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल्स में दिया गया है, एग्जाम्पल्स के तौर में हमको दिया गया है 132। अगर हम 132 का गुणनखंड करेंगे तो वो क्या आएगा, एक अभाज्य संख्या आएगा। अभाज्य संख्या क्या होता है, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 13 हो गया, 17 हो गया, सभी क्या है, अभाज्य संख्या है, जिसके केवल क्या है, 2 गुणनखंड है। तो वही बोला गया है, भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, या फिर उन्हें उसी संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम इसको कट करेंगे तो 2 से विभाजित करेंगे तो 6 बार में, और ये 6 बार में, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो आएगा हमारा 33 आएगा। अब ये 3 से विभाजित हुआ कितनी बार में, 11 बार में, फिर 11 से। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, 11 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। अगर इसी प्रकार से हम 420 को भी कर लेंगे तो देख लेंगे इसका भी क्या आएगा, हमारा अभाज्य संख्या आएगा। 2 से विभाजित करेंगे 2 बार में, और इसको 1 बार में, इसको 0 बार में। इसी प्रकार से 2 से कर लेंगे, फिर 1 बार में 0 लगाएंगे, 5 बार में, फिर अब ये 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, फिर उसके बाद 3 5 15, फिर किससे होगा, अब ये 5 से होगा, और फिर किससे होगा, ये 7 से।
यहाँ भी दे सकते हैं। 2 क्या है हमारा अभाज्य, ये भी क्या है अभाज्य संख्या, ये भी क्या है अभाज्य संख्या है, और ये दोनों भी क्या है अभाज्य संख्या है। तो वही यहाँ पे बोला गया है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है या फिर व्यक्त किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है HCF तथा LCM अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यही हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है इसका। HCF और LCM दोनों क्या निकालना है, इसका गुणनखंड विधि से निकालना है हमको। तो अगर हम यहाँ पे 132 यहाँ पे यही से निकाल लें, HCF क्या आएगा हमारा गुणनखंड अगर करें तो 132 का गुणनखंड क्या होगा, यहाँ साइड में कर लेते हैं। 132 का गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 11, और 420 का क्या था, 420 का था 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। और हमको निकालना है इसका HCF। तो HCF वो होता है जो दोनों में होता है, जो दोनों में कॉमन होता है, उसको हम लेते हैं HCF में। तो ये दोनों में आया है और ये भी दोनों में आया है, एक 3 है जो दोनों में आया है, बाकी 11 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, इसमें 5 है उसमें नहीं है, इसमें 7 है इसमें भी नहीं है। तो जो दोनों में होगा उसको हम HCF में लेते हैं। तो हम यहाँ पे ले लेंगे HCF में 2 गुणे 3, तो 2 दूनी 4 3 12, इसका HCF क्या आएगा 12 आएगा। इसका LCM निकाल लेंगे। LCM क्या होता है, LCM वो होता है जो अधिकतम बार आता है। जैसे यहाँ पे अगर देख 2 की बात कर लें, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और उसके बाद इसमें भी 2 बार आया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2 बार। 3 कितनी बार आया, 3 एक बार ही आया, इसमें भी एक बार, इसमें भी एक बार आया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 3। और क्या आया है 5 आया है, और क्या आया है 7, और क्या है 11। तो LCM में हम सबको लिखते हैं, HCF में उसको लिखते हैं जो दोनों में आ रहता है। तो LCM कर लेंगे, 2 दूनी 4 3 12, 12 पंजे 60, 7 छक्के 42, 420, और 420 का गुणा 11 में करेंगे तो क्या आएगा हमारा 11 दूनी 22, और 11 चौक 44, तो 46 हो जाएगा हमारा। तो 4620 क्या आएगा इसका LCM आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट परिचय में। आगे क्या है, परिचय में आगे हमारा इम्पोर्टेंट है LCM तथा HCF में संबंध। तो LCM HCF में संबंध क्या होता है, यदि आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा LCM और HCF दिया होगा और उसमें से कोई पहली संख्या या फिर दूसरी संख्या दी होगी, तो उसमें से निकालना। ये मान लेते हैं LCM दिया है, HCF दिया है और उसकी पहली संख्या दी है, तो हमको दूसरी संख्या निकालनी होगी। या फिर पहली संख्या दूसरी संख्या दिया है, उसका HCF दिया है, तो हमको LCM निकालना होगा। इस प्रकार से हमारा सवाल आ सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं, पहली संख्या मान लेते हैं 54 है, दूसरी संख्या 72 है, और उसका HCF क्या दिया है 18 दिया है, तो हम उससे LCM पूछा है। हम क्या करेंगे, बस इसी सूत्र पर रख देंगे, हमारा LCM आ जाएगा। एक बार इसको रख कर लेते हैं, तो हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ पे LCM क्या हमारा है, LCM नहीं दिया, LCM नहीं दिया तो इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे LCM जैसे वैसे, गुणे HCF क्या दिया हमको 18 दिया है, बराबर पहली संख्या क्या है हमारी 54 है, दूसरी संख्या क्या है 72। इस प्रकार से हो जाएगा। आपको इसी सूत्र पर रखना है जो यहाँ पे सूत्र है। अब क्या करेंगे, ये जो हमारा 18 इधर क्या है गुणा है, इधर क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा हमारा LCM बचेगा, इधर 54 गुणे 72 हो जाएगा। ये क्या है गुणा है, इधर क्या हो जाएगा हमारा भाग। जब गुणा होता है ऊपर नीचे हम इससे काट सकते हैं। 18 3 क्या हो जाएगा हमारा 54, LCM बराबर क्या आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, ये क्या आएगा हमारा LCM आएगा। आप यहाँ पे इसका LCM निकाल कर चेक कर सकते हैं। अगर हम इसका LCM निकाल लें, एक बार निकाल कर चेक कर लें, तो 2 से काटेंगे 2 बार में, फिर 2 सत्ते 14, फिर 2 3 6, 2 छक्के 12, फिर ये नहीं कटेगा 2 से, ये कटेगा 18 बार में, फिर ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 9 बार में। अब 3 से काटेंगे इसको 9 बार में, इसको 3 बार में, फिर 3 से पूरा कर जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे एलसीएम करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीका 24, 24 तीन 72, 72 का 3 में करेंगे तो वही हमारा आया है 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, एलसीएम इस प्रकार से आ जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको कुछ भी पूछेगा इस सूत्र में निकल जाएगा। अगर यहाँ मान लेते हैं एलसीएम दे दिया हमको 216 दे दिया, अब पूछ दिया एलसीएम, एचसीएफ पूछ लिया, इसी पर रख देंगे आ जाएगा। दूसरी संख्या दे दिया हमको, पहली संख्या नहीं दिया है और ये दोनों दिया है, रख लेंगे, हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पर। तो इस परिचय के आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा ऐसे सवाल भी आता है, √3 हो गया, √5 हो गया, √2 हो गया, उसको एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना होता है। तो हम एक यहाँ पे परिचय में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं
और उसके बाद फिर बाकी जो होगा सवाल में जब आएगा उसको हम करेंगे। तो हम इसको देख लेते हैं कैसे √3 एक अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध कैसे करेंगे। और जिस प्रकार से, जिस मेथड से या फिर जिस तरीके से इसको करेंगे उसी प्रकार से √2 पूछ लिया, √5 हो गया, √11, √7 कोई भी पूछेगा, जिस प्रकार से इसको करेंगे उसी प्रकार से उसको भी हम हल करेंगे, उसी प्रकार से वो भी हल होगा। तो हम √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम कैसे सिद्ध करेंगे इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेंगे, हम यहाँ पे मान लेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। पहले हम यहाँ पे इसको मान लेंगे परिमेय संख्या, ये हम इसको मान लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे √3 जो है, √3 के बराबर हम क्या कर लेंगे, a/b कर लेंगे। a/b यहाँ पे हम इसको ऐसे रख लेंगे। अब इसको रखने के बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखेंगे ये जो a/b है, इसको हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि a/b क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, इसको अगर मैं आपको बता दूं, ये क्या होता है, सहअभाज्य संख्या क्या होता है, वो संख्या होती है जिसमें क्या होता है, सिर्फ एक कॉमन मिले। एक मतलब कि गिनती में कि नहीं, संख्या में एक। जैसे अगर हम 6 और 7 ले लें, इन दोनों में क्या है, एक कॉमन। अगर इसका गुणनखंड करेंगे 6 का, तो 6 का क्या होगा, 2 × 3, 1 × 2 × 3। 7 का करेंगे तो 1 × 7, इसमें भी एक है और इसमें भी क्या है, एक है। इसी प्रकार से अगर हम 12 और 13 ले लें, 12 का गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, और इसके बाद क्या होगा, 3 होगा, फिर क्या होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा। और अगर 13 करेंगे तो एक और क्या होगा, 13 होगा। इन दोनों में भी क्या आ रहा है, एक आ रहा है। इस प्रकार से जो होते हैं उसको हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। तो हमने यहाँ पे मान लिया कि a/b क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। उसके अगर हम आगे बढ़ेंगे, अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे अगर कर दिए, या फिर ये जो हमारा b क्या है, b हमारा भाग में है, इधर आकर क्या हो जाएगा, हमारा गुणा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, √3b, और इधर क्या लिखेंगे, हम a लिखेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, इधर भी वर्ग कर देंगे और इधर भी क्या करेंगे, हम वर्ग कर देंगे। उसके बाद जब हम √3 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा हमारा, 3, और b का वर्ग क्या होगा हमारा, b² हो जाएगा, और a का क्या हो जाएगा हमारा, a² हो जाएगा। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा 3 है, ये क्या करेगा, a को विभाजित कर सकता है। अगर ये क्या है, गुणा में है, इधर अगर क्या हो जाएगा, भाग में, तो जो भी भाग में होता है वो क्या करेगा, इसको विभाजित कर सकता है। तो हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 3 a² को विभाजित करता है, तो 3 a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ पे मान लेते हैं अपने से a बराबर मान लेते हैं 3c, और ये c क्या है, मान लेते हैं c कोई एक पूर्णांक संख्या है। अपने से मान लिख लेते हैं c क्या है, c कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इस प्रकार से यहाँ पे मान लिए। अब हम क्या करेंगे, अब फिर से ये जो हमारा ऊपर वाला इसको यहाँ पे लिखेंगे 3b² बराबर, यहाँ पे a² नहीं लिखेंगे, a² की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a बराबर क्या है हमारा, 3c है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3c। पहले इसको लिख दिए 3b² यहाँ पे लिख दिए। अब इसके बराबर में क्या था, a² था, यहाँ पे a बराबर हम क्या मान लिए, 3c मान लिए हैं, तो 3c हो गया। लेकिन हमको लिखना क्या है, a²। तो जब ये a का स्क्वायर है और यही क्या इसका मान है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, a का स्क्वायर कर देंगे इस प्रकार से। अब जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा 3b² ऐसे ही रहेगा, और जब इसको करेंगे 3 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 9, और c का करेंगे क्या हो जाएगा, c का वर्ग। अब ये इससे कट रहा है, यहाँ से हम काट सकते हैं 3 से 3 बार में, तो हम यहाँ पर हमारा क्या बचेगा, b² बराबर बचेगा, b² बराबर बचेगा हमारा क्या, 3c²। अब फिर से हम यहाँ पे इसी प्रकार से लिख सकते हैं, ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं कि ये जो 3 है यहाँ पे गुणा है, इधर क्या जगह हमारा भाग हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 3b² को विभाजित करता है, तो 3b²
3b को भी विभाजित करेगा, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से 3 यहाँ पे a को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, और यहाँ पे b को भी। तो 3a और b दोनों को विभाजित करता है। लेकिन हम यहाँ पे पहले क्या माने थे कि a बटे b क्या है, एक सहअभाज्य संख्या। तो क्या ये पॉसिबल है, आप बताइए। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं कोई भी दो संख्या मान लेते हैं, हम 6 और 7 ले लिए, तो 3 क्या करेगा, 3 तो इसको काट देगा, ठीक है, 3 से ये कट जाएगा। लेकिन क्या ये 7 को काट सकता है, 3 नहीं काट पाएगा। दोनों ही क्या है, सहअभाज्य संख्या। कोई भी दो सहअभाज्य संख्या लीजिए, 3 दोनों को नहीं काट पाएगा। 15 ले लिए और 17 होगा, 3 से ये 15 कट जाएगा, लेकिन 17 नहीं कटेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a को भी काट दे रहा है, a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी कर रहा है। तो ये क्या होगा हमारा, तो जो ये हुआ है हम कह सकते हैं कि ये विरोधाभास क्या है, हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ। जो हम यहाँ पे पहले मान लिए थे, माना √3 एक परिमेय संख्या है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। अतः परिमेय 3 क्या है, परिमेय नहीं, क्या है, एक अपरिमेय। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। जो हम यहाँ पहले ही मान लिए थे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, a बटे b हम मान लिए कि एक सहअभाज्य संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या है, समीकरण 1 और समीकरण 2 में 3a को भी क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, और 3b को भी कर रहा है। तो ये विरोधाभास क्या हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है। जबकि हम जानते हैं सहअभाज्य संख्या क्या होता है, जिसमें एक क्या होता है, कॉमन होता है, और ऐसी कोई भी दो सहअभाज्य संख्या नहीं है जिसे 3 दोनों को ही काट सके। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध हुआ। इसी प्रकार से अगर √2, √5, √7 या √11 कुछ भी पूछेगा, सब इसी प्रकार से होगा, इसी मेथड से होगा। तो ये रहा आज जो कक्षा 10 का गणित वास्तविक संख्याएं का परिचय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 1.1 को लेकर। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।